दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022 को पेश किया। इस बजट को सत्ता पक्ष ने लोगों के हित में बताया, जबकि विपक्ष ने लोक विरोधी बताया। आज का जो हम चर्चा करेंगे, खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच में सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम आज जानना चाहेंगे सर आपसे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो 2022 का जो केंद्र बजट जो पास हुआ है, उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष ने संसद में अलग अलग तरह की टिप्पणियां दी हैं। आपके विचार में ये बजट जो है किस हिस्से को लाभकारी है? देखिए, अभी तो बजट पेश हुआ है ना। फिर बाद में उस पर वोटिंग वगैरह होगा, चर्चा होगी और ये कमिटीज में जाएगा, कमिटीज में इस पे अंदर बहस होगी। तो अभी पहला सत्र है, दूसरे सत्र में फिर जाके ये पास होगा। इतने बीच में ये सब चर्चा वगैरह होगी। तो ये जो बजट है ये एक कठिन समय में आया है, जबकि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो काफी परेशानी में है। 2019-20 के बाद कोरोना आया, उससे जो हमारी ग्रोथ रेट है, हमारा जो जीडीपी है, उनमें परेशानी आई। तो उसका असर हमारे गरीब लोगों पे पड़ा। हमारे अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें 94% लोग काम करते हैं। उसमें 45% उत्पादन होता है और उसमें भी 45% जो हैं वो कृषि में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे उत्पादन बहुत कम है, 14% ही है। तो बाकी जो 47% असंगठित क्षेत्र के हैं वो 31% उत्पादन करते हैं, लेकिन जो 6% हमारे संगठित क्षेत्र में है वो 55% करते हैं। यानी कि असमानता बहुत ज्यादा है और ये असमानता बढ़ती चली जा रही है। नोटबंदी के समय से अभी जो आंकड़े आए, प्राइस एक संस्था है, उसने बताया कि जो सबसे गरीब तबका 20% है, उनकी आमदनी 50% गिर गई, मतलब आधी हो गई। और जो नीचे का 60% है, उनकी आमदनी गिरी। जो से ऊपर का जो तबका है उसकी 30% बढ़ गई। तो असमानता बढ़ रही है और इसकी वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है पैंडेमिक के पहले ही परेशानी में आ गया था। तो ये सोचा जा रहा था कि ये पैंडेमिक का दौरान है, इस समय गरीब की हालत बहुत खराब है, खासकर जो संघर्ष क्षेत्र में है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा बजट में, जिससे कि हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़े। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रावधान सामने दिख रहा है इस बजट के जरिए। तो जो गरीब और अमीर की खाई है वो वैसी बरकरार रहेगी और उसके चलते हमारा फिर ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सरकार जरूर कह रही है कि अब तो हमारा दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब आपकी सबसे तेज गिरती अर्थव्यवस्था थी, तो जब जो कुछ ठीक होने लगेगा तो सबसे तेज बढ़ती दिखेगी। लेकिन इस समय हमें ग्रोथ रेट का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा जो जीडीपी है, जो उत्पादन है, वो क्या 2019-20 के लेवल पे आया है? नहीं, और वहां पे अभी तक नहीं आया है। उसकी वजह है कि असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से गिरा। फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, जैसे टूरिज्म है, ट्रैवल है, ट्रेड है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे काफी गिरावट अभी भी जारी है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में परेशानी है और वो परेशानी से जूझने के लिए हमें लगा था कि इस बार बजट में बढ़त होगी। पर अगर आप बजट देखें तो उसमें ये मान लिया गया कि 11.1% जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे तो कह रहा है 8.5% जो है रियल होगा। तो क्या फिर इसका मतलब है हमारा इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 2.5% रहेगा, जबकि वो 5.5-6% चल रहा है? यानी कि इम्प्लिसिट है कि अर्थव्यवस्था 8.5% नहीं बढ़ेगी, वो शायद 5% ही बढ़ेगी। तो पहला तो उसकी वजह से हमारे आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे, जो बजट के आंकड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमें जब ओवरऑल डिमांड बढ़ाने की जरूरत थी, जब डिमांड बढ़ेगी तब जो इकोनॉमी जो पटरी पे आएगी, क्योंकि अभी भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है संघर्ष क्षेत्र में वो 70 से कम है। तो जब 70% से कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और उसकी वजह यह है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। तो आरबीआई के आंकड़े फिर दिखाते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 60 की लेवल पे है, जबकि पैंडेमिक के पहले वो 105 की लेवल पे था। तो यानी कि आधी करीब करीब है। तो जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे, जब खरीदारी नहीं करेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी। तो ये सोचा गया था कि ये इसमें शायद बढ़ाया जाएगा,
लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ 4.6% की बढ़त है बजट में, जो पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट है उससे सिर्फ 4.5% ज्यादा है। यानी कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लें तो ये गिर रहा है, और जब ये गिर रहा है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज जो देखने की है कि सरकार कह रही है कैपिटल आइटम पे हमने 35% बढ़ा दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो वहां पे भी जैसे कि अगर आप देखें पिछले साल 5.54 लाख करोड़ का प्रावधान था कैपिटल आइटम में, तो नवंबर तक हमने आधा भी नहीं खर्च किया था, और फिर सडनली दिसंबर में दिखाया कि हमने 70% खर्च कर दिया है, जबकि मेरा मानना है कि उतना हो नहीं सकता है। तो अभी जो कैपिटल आइटम में भी उतना खर्च नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए था। तो अब हम एकदम से 7.5 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच जाएंगे, और खासकर कहा जा रहा है कि हम स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त देंगे, और जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसका 1 लाख करोड़ रुपया होगा। तो इसका मतलब मेरा मानना है कि जो कैपिटल आइटम में भी वो खर्चा नहीं होने वाला है जो सरकार कह रही है। तो जो दो मेजर आइटम थे जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ हो सकता है और थोड़ी तरक्की होती, वो दोनों आइटम इस समय ऐसा लगता है कि वहां पे सही दिशा में नहीं है। तीसरी बात फिर देखने की है कि ये जो कैपिटल आइटम में खर्चा है वो कहाँ जा रहा है। तो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स, इनमें जा रहा है। अब ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इनमें रोजगार इतना पैदा नहीं होता है। तो जो रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर हैं जैसे कृषि है, रूरल डेवलपमेंट है, वहां पे कटौती कर दी गई है। वहां पे अगर आप रियल टर्म में देखें तो जैसे कि 2.06 लाख करोड़ रुपया पिछले साल था, तो इस साल भी उतना ही है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो गिर गया है। तो जब वो वहां पे गिरावट है तो मतलब कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वहां पे आप जो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं जनरेट होगी। उसी तरह रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जहां पे कि 98,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उसको काट के 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता तो वहां पे भी कटौती है, तो यानी कि वहां से भी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर जो स्वास्थ्य का है, तो हेल्थ के सेक्टर में भी जितना पिछले साल था उतना ही अभी भी जो रखा हुआ है प्रावधान, जबकि यहाँ पे जरूरत ज्यादा थी क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा गया था छोटे शहरों में, और गांव में तो है ही नहीं करीब करीब। तो वहां पे हमें हेल्थ सिस्टम को बढ़ाना जरूरी था, और उसमें रोजगार पैदा होता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर हम प्रावधान ज्यादा करें तो वहां पे काफी लोगों को जो रोजगार मिल सकता है, क्योंकि रोजगार की भी परेशानी बहुत ज्यादा है। जब असंगठित क्षेत्र में 94% लोगों को परेशानी है तो वहां पे रोजगार कम हुआ तो बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत। और जैसा कि आया कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई थी पैंडेमिक के पहले, 45 साल की चरम सीमा पे थी, तो वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए अगर आप देखें तो रोजगार की समस्या, लोगों के आमदनी की समस्या, जो इनइक्वालिटी है उसकी है, ग्रोथ की है, वो इस बजट से लगता है कि ये बजट उनकी तरफ जो ध्यान नहीं दे रहा है। सर, जैसा आपने बताया, दूसरा, इस बजट में ऐसा बोला जा रहा है या समझाया जा रहा है कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो देश की बहुसंख्यक आबादियों में से एक बहुत बड़ी संख्या है, इस सबके हित में क्या इस बजट में कुछ है? देखिए ऐसा है कि जब आप मतलब 35 लाख करोड़ रुपया, करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया, 35 लाख से 40 लाख करोड़ रुपए के तरफ जा रहे हैं, तो 40 लाख करोड़ बहुत होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि क्या स्थिति बेहतर होगी या स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। अगर हम मतलब 35 लाख करोड़ रुपए से 40 लाख करोड़ रुपए की तरफ जा रहे हैं तो स्थिति मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। कि जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके लिए 73,000 करोड़ रुपया है, तो कुछ तो उसमें जो होगा। स्वास्थ्य में जैसे मैंने कहा कि 86,000 करोड़ रुपए, तो कुछ तो होगा, लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत थी। उसका हमारा जो बजट है वो किस तरफ ले जा रहा है हमें, क्या वो रोजगार बढ़ाने में और लोगों की आमदनी बढ़ाने में उस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। और वजह क्या है कि हम नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें दिख रहा है कि इस समय जो जैसे मैंने कहा जो निचला 60% है उसकी आमदनी गिर गई है, जो ऊपर का 20% है उसकी आमदनी 30% बढ़ गई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम सप्लाई साइड पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। यानी दो तरह की नीतियां हो सकती हैं, डिमांड साइड या सप्लाई साइड। अब इस समय जब डिमांड कम है तो हमें डिमांड साइड पॉलिसीज की तरफ जाना चाहिए था, उसकी जगह हम सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज का मतलब होता है कि हम बिजनेस को
फायदा पहुंचाएं, उसका प्रॉफिट बढ़ाएं, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। तो सारी की सारी जो नीतियां हैं वो ये कर रही हैं पिछले, अगर आप देखें 5-7 साल में, कि वो बिजनेसेस को और ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये 1991 सन 91 से ये हो रहा है, लेकिन अभी बहुत तेज हो गया है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया गया 2019 में, लेकिन उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनका प्रॉफिट बढ़ गया, उन्होंने अपना जो ऋण था पुराना उसको वापस कर दिया, पर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया। वही अभी हो रहा है कि अभी जो हमारे स्टॉक मार्केट बहुत तेजी पे हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी आमदनी 22-24% बढ़ रही है, जो आरबीआई के आंकड़े आ रहे हैं। जबकि जब बाकी लोगों की आमदनी गिर रही है, वहां पे जब बढ़ रही है। तो ये जो सप्लाई साइड नीतियां हैं ये प्रो बिजनेस मानी जाती हैं। और यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे कृषि है, 3 कानून आ गए, हाँ, लेबर का लेबर कोड आ रहा है, जिससे कि जब कॉर्पोरेटाइजेशन कर दें जो हमारा जो एग्रीकल्चर ट्रेड है, तो बड़ी बड़े जो दिग्गज हमारे बिजनेसमैन हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि वहां पे जो एग्रीकल्चर ट्रेड को कैप्चर कर लें। तो उनके लिए जो कंसेशन दिया जा रहा है, पर जो किसान है वो पिट रहा है उसमें। उसी तरह लेबर जो है, लेबर कोड लाया जा रहा है जिससे कि लेबर को दबा दिया जाए और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको फायदा पहुंचे। तो जो नीतियां हैं वो नीतियां प्रो बिजनेस नीतियां हैं, और जो आम व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, जो छात्र है, जो युवा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सप्लाई साइड नीतियों के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। सर, ऐसा कहा जाता है कि हर बार जब बजट पेश होता है तो कहा जाता है कि आम बजट है, लोगों के लिए, लोगों के हित में बजट है। जैसे इस बार भी कहा गया, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन ये जब हम लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो ये लोगों का सवाल ये आता है कि लोगों से तो पूछा ही नहीं जाता इस बजट को बनाने से पहले। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जहां पे लोगों से पूछा जाता हो कि उनके हितों में बजट आ रहा है, या उनसे कोई राय ली जाती है क्या? देखिए, ऐसा है, बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए पॉलिटिकल होता है, उसमें बस ये गिना दिया जाता है कि हमने दलितों के लिए ये किया है, किसानों के लिए ये किया है, वर्कर्स के लिए ये किया है, बिजनेस के लिए ये किया है, इंडस्ट्री के लिए ये किया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए ये किया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं। तो एक हवा बांधी जाती है कि हम तो सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। पर ये बजट जो बनता है वो बनता है जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो बड़े बड़े लॉबिस्ट हैं उनके उस इशारों पे। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो अगस्त सितंबर में शुरू होती है, और फिर जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स के जो अपने जो वो हैं संगठन, जैसे सीआईआई है, फिकी है, एसोचैम है ना, ये लोग अपने अपने मेमोरेंडम देते हैं कि बजट में ये होना चाहिए। और फिर क्या है कि जो वित्त मंत्री होते हैं वो फिर अपना चर्चा करते हैं अपने जो लोगों से। तो उसमें किसानों को बुला लेंगे, उसमें लेबर को बुला लेंगे, उसमें इंडस्ट्री वालों को बुला लेंगे, इकोनॉमिस्ट को बुला लेंगे, छोटे व्यापारियों को बुला लेंगे। हाँ, ऐसे 5-10 चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होती हैं सिर्फ। असल में क्या होता है कि अंदर अंदर जो लॉबिंग होती है, जो हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो जो चाहते हैं वो लॉबिंग करते हैं। वो प्रधानमंत्री के साथ लॉबिंग करते हैं, वो वित्त मंत्री से करते हैं, मंत्रालय में लॉबिंग चलती है, मिनिस्ट्रीज में चलती है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री का अपना कार्यक्रम होता है। जैसे कृषि है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ये सारा। तो लोगों से कंसल्टेशन का मतलब है कि आप कोई 140 करोड़ से कंसल्टेशन नहीं कर सकते। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहां पे एक कंसल्टेशन, पर वहां पे भी कंसल्टेशन सिर्फ उनसे होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके मेमोरेंडम वगैरह आते हैं। आम आदमी तो मेमोरेंडम दे भी नहीं सकता, इतना 140 करोड़ में कहाँ उनके पास क्षमता है कि वो कोई मेमोरेंडम दे सकें। तो जैसे कि ये है, सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन है उससे गरीब आदमी की जेब में डाका पड़ता है। मध्य वर्ग के जो है उसमें उनकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है। तो हमें इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए कुछ करना चाहिए। या जैसे कि अगर रोजगार है, तो आज जैसे 15 मिलियन यानी कि 150 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं हर साल, लेकिन जो संगठित क्षेत्र के हैं वो तो 2-3 लाख ही जॉब आते हैं। तो बाकी जो 148 लाख या 147 लाख बच्चे हैं जो मार्केट में आएंगे, उनको तो असंगठित क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा, जहां पे कि तनख्वाह वगैरह उनकी बहुत कम होगी या उनको नौकरी मिलेगी नहीं।
तो वो बेचारे धक्के खाते रहेंगे। तो ये सबको पता है, पर लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो बजट होता है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसमें जो मतलब सत्ता के नजदीक होते हैं उनकी बात सुन ली जाती है, बाकी की नहीं। अब रहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी कहीं ना कहीं पैसा लेके आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों वगैरह से लेके। तो वो भी वही करते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन को चाहिए। क्योंकि आज इलेक्शन लड़ने में, एमपी बनने में आपको 50 करोड़ खर्च करना पड़ सकता है, 70 करोड़ खर्च करना पड़ सकता है, जबकि लिमिट हमारी 70 लाख थी और अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन काले धन की जो अर्थव्यवस्था के चलते हुए वो उनको पैसा मिलता है, और पैसा इसलिए मिलता है कि जब वो जीतेंगे तो वही करेंगे जो पैसा देने वाले चाहते हैं। और ये तो रही इंडिविजुअल एमपी की बात। फिर पार्टियां भी उसी तरह से चलती हैं, पार्टियां भी जब पैसा लेती हैं तो पार्टी में जो ट्रेजरर होगा या जो उनका नेता होगा वो भी कहेगा कि भाई जो आप ये पॉलिसी फॉलो करो, आप जब जनता की आवाज तो कहने के लिए उठाओ, लेकिन जब अंदर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा आप बात कहेंगे लेकिन करेंगे वो जो आप जो करना है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जो दिखाया जाता है कि हम जनता के जो पक्ष में हैं, जनता की बात उठा रहे हैं, लेकिन जब अंदर जब डिस्कशन वगैरह होता है तो उसमें फिर वही जो उनके फाइनेंशियर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी ही बात चलती है। तो इसलिए ये जो बजट है, अगर इसमें जनता की आवाज होती तो हम रोजगार बढ़ाते, हम जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करते, हम लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन अभी तो जैसे बार बार कहा गया कि इतना जो गैर बराबरी हो रही है, बढ़ रही है, तो इनकम टैक्स बढ़ाना चाहिए, वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ कोई इशारा ही नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत खुश है, क्योंकि वो डर रहा था कि शायद, तो जो मैं कह रहा था कि स्टॉक मार्केट बहुत खुश हुआ क्योंकि जो वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ाने की बात थी, वेल्थ टैक्स वो है ही नहीं तो उसको लगाने की बात थी, इनकम टैक्स बढ़ाने की, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए जो अमीर लोग हैं वो खुश हैं, स्टॉक मार्केट खुश हुआ क्योंकि उनको लगता था कि ये सब होगा। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारे जो बजट बना है उसमें जो करना चाहिए था वो नहीं है, जो गरीब आदमी के लिए करना चाहिए था, आम आदमी के लिए करना चाहिए था, वो नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं है, पर जो हमें बदलना था, जो हमें आज की परिस्थिति को बदलना था, उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। उसी दिशा में जा रहे हैं जो कि पहले की दिशा थी, जिसमें अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जो आम आदमी है, जो आम युवा है, उसकी परेशानी वैसी की वैसी रहेगी और बढ़ जाएगी। सर, हमारा जो टीम है विकल्प वाणी का, वो आपके कई विचारों को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने एक जगह कहा है कि जो राष्ट्रीयकरण का जो जमाना था उसमें भी फायदा बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को ही हो रहा था, और आज जो निजीकरण का दौर चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े कारपोरेट घरानों को ही फायदा हो रहा है। इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो अच्छा होगा सर। हाँ, तो ऐसा है कि जब हम आजाद हुए सन 47 में, उसके पहले सन 44 में एक कमिटी बिठाई गई थी, फ्रैंक ठाकुरदास कमिटी। उसने एक बॉम्बे प्लान सजेस्ट किया था, और उस कमिटी के सदस्य थे बहुत बड़े बड़े हमारे उद्योगपति उस समय के, मतलब जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे सब उसके सदस्य थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूंजी कम है, तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, यानी कि हम सड़कें हैं, हम रेलवे को बड़ा करना है, स्टील उत्पादन करना है, तो ये सारा पब्लिक सेक्टर में होगा। तो जब पब्लिक सेक्टर में बनेगा तो फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर जब सेटअप किया गया 1947 के बाद, तो इसलिए किया गया जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो है बढ़ावा मिले। तो इसलिए हम लोगों ने स्टील प्लांट बनाए पब्लिक सेक्टर में, हम लोगों ने जो रेलवेज को बढ़ावा दिया, हमने मतलब जगह जगह पब्लिक सेक्टर जो है ना वो बैकवर्ड एरिया में गया, जैसे कि बीएचईएल को हरिद्वार में लगाया गया, तो उससे सड़कों को स्ट्रेंथन करना था, ब्रिजेस को स्ट्रेंथन करना था। जो हमारे स्टील प्लांट है वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में गए जहाँ पे कि जंगल वगैरह थे, जिससे कि वहां पे जब रोड जाएगी, रेल जाएगा, तो वहां का डेवलपमेंट होगा। और फिर उसे जब स्टील सस्ता मिलेगा, जब सड़कें हो जाएंगी, जब रेलवे होगा, तो प्राइवेट सेक्टर को उससे फायदा पहुंचेगा। तो ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट में लगाया गया था। शुक्रिया सर, आप इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को इतनी बारीकी से इस बजट के बारे में समझाया, और ये भी बताया कि इसके पीछे की जो एक नीति है
किस तरह से बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को प्रॉफिट देना, जाकि जैसे आपने बताया कि हेल्थ में, एजुकेशन में या रोजगार में जो पैसा डालना चाहिए था वहां सरकार नहीं डाल रही, जबकि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को इसका कहीं ना कहीं इस बजट से फायदा ही होगा। जी शुक्रिया हाँ, सर, मेहरबानी, आपने धन्यवाद हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।